Hello everyone, welcome to this series. As you know that we have started this series for class 10th. हम one by one सारे topics को cover करेंगे and we have done the chapter number 1, that is chemical reaction and equations, and now we will start the second chapter, which is acid, bases and salt. When we complete the portion, that is chemistry portion, then we will do the previous year question answers of all the chapters of chemistry under class 10th. So this is our second chapter. If you have not watched the first session, that is the first chapter, which itself have three parts, then please refer to that video first and then come to this video, and we will learn this chapter thoroughly, that acid, bases and salts होते क्या हैं. Now, if we're talking about acid, bases and salts, the name itself suggests कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि acid, base और salt की definition क्या है. अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ कि acid क्या है, तो acids are the substances as we have studied in the grade 8. आप अगर सेवेंथ और एट्थ में थे, मे बी सेवेंथ में, तो सेवेंथ क्लास में आपको एक टॉपिक था विच इज द एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, द चैप्टर. उसमें आपने ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग अपनी शो की होगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, जिसमें आपको एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, ईटेबल एसिड्स कौन से होते हैं और नॉन ईटेबल एसिड्स कौन से होते हैं, बेस कौन से होते हैं, सॉल्ट कौन से होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, और ये सारी चीजें आपने ग्रेड 7 में पढ़ी थी, विच इज द बेस. और इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ोगे बिकॉज दिस इज द चैप्टर ऑफ ग्रेड 10. तो इसकी भी मे बी 2 to 3 वीडियोस बनेगी हमारे पास फुल चैप्टर की, बिकॉज एक वन वीडियो और वन शॉट बहुत लंबा जाएगा, 1 घंटे, 1 आवर से भी ऊपर. तो वी विल डू इट इन पार्ट्स सो दैट इट वुड बी इजी टू लर्न. सो सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज एसिड्स. अब अगर आप रिकॉल कर पाओ, तो जितनी भी चीजें जो आप खाते हो और आपको खट्टा स्वाद लगता है जिनका, which is sour in taste, मतलब all the substances which you are eat, then you have a taste of that particular substance and that particular substance is sour in taste. मतलब आपको वो सब्सटेंस जो है, वो जो भी आप चीज खा रहे हो वो आपको खट्टी लग रही है खाने में, तो आप बोल सकते हो कि वो एसिड्स हैं. और अगर कोई सब्सटेंस, कोई भी ईटेबल आइटम आपको ऐसा लग रहा है कि वो स्वाद में कड़वी है, मतलब बिटर है, इफ द सब्सटेंस टेस्ट इज बिटर, देन आप बोलोगे कि वो बेस है. ठीक है, ये तो हो गई जर्नल डेफिनेशन. अब अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखें, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एसिड्स आर द सब्सटेंसेस जो कि होते हैं सॉर इन टेस्ट, और जो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं. अगर मैं इसके बारे में आपको ध्यान से बताऊं, तो ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू करने का मतलब ये होता है, ये हमारे पास लिटमस पेपर्स होते हैं. लिटमस पेपर जो होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं. मतलब क्या है ये, नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब हमें नेचर से मिलते हैं, हम खुद नहीं बना रहे इनको. अब ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक रेड लिटमस पेपर होता है. इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जब जहां हम एसिड पढ़ रहे हैं वहां पे हमने ब्लू लिटमस पेपर अगर ले रहे हैं, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर को किसी सब्सटेंस में डिप कर रहे हैं, मान लो ये कुछ भी था, हमें नहीं पता था कि ये एसिड है कि बेस है, हमने चेक करना था, इसीलिए हमने लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप को ड्रिप किया यहाँ पे. जब हमने डिप किया तो हमें पता चला कि ये ब्लू का कलर रेड हो रहा है. अगर ब्लू से लिटमस पेपर का कलर रेड हो रहा है, तब वो क्या है, एसिड है माय डियर फ्रेंड्स. क्या है वो, एसिड्स हैं. अगर तो हम यहाँ पे रेड लिटमस पेपर यूज करते, तो आपका क्वेश्चन होना था कि रेड में क्या कलर आना था, तो रेड का कलर रेड ही रहना था, रेड में कोई चेंज नहीं आना था, तो उससे भी आपको पता चल जाना था कि ये एसिड है. अब ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं बेसिस को, मतलब जब हम एसिड्स को बेस में डालते हैं तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है जिसकी पीएच जो है 7 हो जाती है. बट जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी पीएच क्या होती है, 7 से कम होती है. अब पीएच क्या होती है कि कितनी कंसंट्रेशन है किसी में एच पॉजिटिव आयंस की, है ना. तो इसको अगर मैं फॉर्मूला की फॉर्म में देखूं, तो दैट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयंस. अगेन ये बड़ी बातें हो गई, हमने जस्ट इतना याद रखना है कि
पीएच का मतलब होता है कितना ज्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है। अगर जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में, उतनी ही ज्यादा वो एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा। और जितना कम उसमें होगी एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, और मैं कह लूं कि जिसमें ओ एच नेगेटिव आयंस की, हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन जाते हैं बेस। ठीक है, ये पीएच की फॉर्म में है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी पर्टिकुलर सेक्शन में, हमने ये पढ़ा कि एसिड वो हैं जिनका सॉर टेस्ट है। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेस को। और चौथी बात हमने ये पढ़ी कि इनकी पीएच 7 से कम होती है। तो ये पर्टिकुलर थिंग हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा। अब उसके बारे में अगर मैं देखूं कि जो एसिड्स हैं उसको भी हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे कि वीक एसिड होते हैं हमारे पास और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड वो होते हैं विच डिसोसिएट इनकम्प्लीटली। देखो नाम से ही क्लियर है, जो वीक है, कमजोर है, जो कमजोर है, जो अच्छे से घुल नहीं रहे। जो अगर मैं सोल्यूशन में पानी में घोल रहा हूँ, किसी सोल्यूशन में उनको घोल रहा हूँ, तो वो अच्छे से घुल नहीं रहे, कुछ अनइवन इम्प्योरिटीज मुझे सोल्यूशन में दिख रही हैं। तो मैं बोलूंगा कि वो जो एसिड जो डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं हो रहे किसी सब्सटेंस में, वो एसिड्स वीक एसिड्स हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आपके पास कार्बोक्सिल कार्बोनिक एसिड सॉरी और सल्फोनिक एसिड की एग्जांपल आ जाती है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं। अभी देखो ये स्ट्रॉन्ग है, ये मजबूत है ना, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये अच्छे से घुलेंगे पानी में। अगर पानी में अच्छे से घुल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगेन कौन कौन सा एसिड आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl आ जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। अगेन आपको पता होना चाहिए, इसका नाम लोअर क्लासेस में भी बताया जाता है। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये आपके पास एक और एसिड होता है, इसको नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड। तो ये तीन एसिड जो है हमारे पास, ये तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आगे देखें तो हमारा क्या है कि, यस, तो आगे क्या है हमारे पास कि बेस क्या होते हैं। अब एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि बेस क्या है। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। देखो पहली लाइन में बताया है, लोअर क्लास में भी हम पढ़ते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो बेस होते हैं। जो रेड लिटमस को ब्लू कर रहे हैं, अब देखो मैंने बताया था कि हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर है, एक रेड लिटमस पेपर है, एक ब्लू लिटमस पेपर है। अब देखो रेड लिटमस पेपर जो होता है, अगर उसको मैं किसी सोल्यूशन में डिप कर रहा हूँ और उसका कलर ब्लू हो रहा है, अगर उसका कलर ब्लू हो रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि जो बीकर में सोल्यूशन है, दैट इज द बेसिक सोल्यूशन। उसके बाद ये क्या करता है, दिस एंड न्यूट्रलाइज द एसिड। जो बेस होते हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो एसिड होते हैं वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इन ऑल हम कहते हैं कि एसिड को अगर बेस में डालें या बेस को एसिड में डालो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसमें सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेस जो होते हैं वो सोपी टच के होते हैं। अब एसिड्स को तो टच कर नहीं सकते ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जो ईटेबल एसिड है चलो वो तो आप टच कर ही लेते हो, जैसे ऑरेंज का जूस हो गया, जैसे लेमन का जूस हो गया। तो इन सारे में एसिड्स हैं, पर ये एसिड्स जो हैं ईटेबल एसिड्स हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं पीएच की बात करता हूँ, तो पीएच जो आयंस होती है, और कंसंट्रेशन मैं बोल रहा हूँ OH नेगेटिव। अगर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बेस है। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है, लेस है, तो भी ये बेस है। अगर ज्यादा है तो फिर एसिड है, ये कम है तो फिर एसिड है। पर अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है OH नेगेटिव आयंस की, तो ये बेस है। H पॉजिटिव की कम है तब भी बेस है। और आपने हमेशा याद रखना है कि एट जो पीएच होती है बेसिस की, ये 7 से ज्यादा होती है। कितने? 7 से ज्यादा होती है। एक पीएच स्केल होता है जिसमें 7, 0 से लेकर 14 तक की रीडिंग होती है, 7 सेंटर में है। तो 7 न्यूट्रल होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये ग्रीन कलर का बैंड होता है, ये बैंड होता है, डिफरेंट कलर्स जो होते हैं इसमें।
और कलर्स के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो वो आगे आने वाली बातें हैं जो हम डिस्कस करें पीएच के बारे में भी। हाल फिलहाल के लिए इतना ही। अब आगे अगर हम देखेंगे कि जो सेकंड इसकी इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। दो कैटेगरीज कौन सी हैं? एक वीक बेस होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब वीक बेस वो जो डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं हो रहा, जैसे अमोनिया है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, मतलब पानी में अच्छे से घुल नहीं रहे। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूँ, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात कर रहा हूँ, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, अच्छे से घुल रहे हैं पानी में। ठीक है। और कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं हमारे पास? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका नाम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। लेट इट बी मोर क्लियर। आपको ये एसिड्स के नाम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट टाइम तो लर्न होने वाले नहीं ना किसी को भी। आप बार बार इनको पढ़ोगे, गो थ्रू होगे नंबर ऑफ रिएक्शंस के थ्रू, तो आपको पता चलेगा कि इनके नाम जो होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं। NaOH एक न्यूट्रल कंपाउंड है जिसमें ये हमारे पास Na पॉजिटिव जो हिस्सा होता है, ये नेगेटिव हिस्सा होता है, ये मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं जो कि एक बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। ऐसे ही KOH है हमारे पास, ऐसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये तीनों जो हमारे पास हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। अगेन आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या 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 होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि इसका डिफरेंस क्या है। डिफरेंस फॉर्म में हम अगर इसको पढ़ेंगे, तो एसिड्स जो होते हैं वो कलरलेस हैं मेनली, वाइट कलर्ड सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। बेसिस भी कलरलेस होते हैं, पर कुछ हाइड्रोक्साइड्स बेसिस में ऐसे होते हैं जो कि कलरफुल कंपाउंड शो करते हैं, जैसे फेरस और कॉपर हो गया। टेस्ट की अगर बात कर रहा हूँ तो एसिड्स हॉट टेस्ट के हैं, बेस की बात कर रहा हूँ तो वो बीटर टेस्ट के हैं। टच की बात कर रहा हूँ तो एसिड्स को हम टच नहीं कर सकते, वेदर देयर इज एट ईटेबल एसिड है उनको तो हम कर लेते हैं, बट मोस्टली जो एसिड्स हैं उनको हम टच नहीं कर सकते। और बेसिस की बात करो तो टच करो, जैसे साबुन को टच करके आपको फील होता है स्लिपरी सा, वैसा ही इसका बेस का टच होता है। सॉल्युबिलिटी पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं पानी में। और जब बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल हो जाते हैं, उन्हीं को बेसिस को हम अल्कलीज बोलते हैं, एज यू कैन सी। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल पढ़ना है, फिर रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड्स, देन रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स, फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेसिस, एंड उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विच इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पार्ट पे आते हैं, दैट इज द एसिड एंड बेस विद मेटल। अगर देखो, इसमें आपका नाम से ही क्लियर है, एसिड या बेस को हमने किससे रिएक्ट करवाना है? किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम एक मेटल है और HCl एक एसिड है। अब मेटल को हमने करवा दिया रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ। एसिड के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्ट करती है, ये आपने दिमाग में अब याद रखना है कि जब भी एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस जरूर निकलती है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो गैस निकल रही है कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है? तो हमेशा याद रखो ये पॉप साउंड देती है। पॉप साउंड अब कैसे देती है? मान लो आपने किसी टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करवाई, रिएक्शन होने के बाद इसमें से कोई गैस निकल रही थी, और गैस निकल रही थी, आपने एक बर्निंग मैच स्टिक ली, बर्निंग मैच स्टिक इसको इसके पास लेकर आए। इसके ऊपर जब आप बर्निंग मैच स्टिक को लेकर आए तो ये मैच स्टिक है, ये बुझ गई इंस्टेंटली, और साथ में इसने पॉप का साउंड दिया, पॉप। ठीक है, जैसे पॉप पॉप के पटाखे होते हैं ना, वैसा ही साउंड इसमें पॉप का आता है, जिससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि जो भी टेस्ट ट्यूब में गैस थी वो हाइड्रोजन गैस थी। और मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनता है। ठीक है, ये सॉल्ट बनता है। अब क्या हमने जर्नल कंक्लूजन ये निकाला, चाहे एसिड को मेटल में डालो, चाहे मेटल को एसिड में डालो, हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। दूसरी बात, जब भी हम किसी बेस को वाटर में डालते हैं, तो जितने भी बेसिस वाटर सॉल्यूबल होते हैं उन्हीं को अल्कलीज बोला जाता है। अब हमारे पास NaOH है। अब NaOH एक बेस है, और जिंक जो है वो एक मेटल।
अब यहाँ पे देखो मेटल की रिएक्शन बेस के साथ हो रही है, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकल रही है और एक सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। अब देखो, दोनों में जर्नल बात ये निकल के आई कि जब भी हम मेटल की रिएक्शन एसिड या बेस के साथ करवा रहे हैं, किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड या बेस से करवा रहे हैं, रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। तो अगर आपको पेपर में इतना पता है ना कि आपको हाइड्रोजन गैस निकल रही है, अगर मान लो आपको प्रोडक्ट में बस ये लिख के आ रहे हो कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, H2 गैस, तो आपको आधा नंबर यहाँ पे रिएक्शन का मिल जाएगा एग्जामिनर से, और वो जीरो नहीं देके जाएगा यहाँ पे। अगर आप वहां पे हाफ रिएक्शन भी लिख के आ रहे हो जिसमें आपको, मान लो कई बार सॉल्ट का नेम भूल जाता है, तो सॉल्ट का नेम नहीं आ रहा, कुछ गलतियां हो गई, तो चलो सॉल्ट गलत हो गया। बट अगर आपने हाइड्रोजन गैस सही लिखा है, तो अगर एक नंबर की रिएक्शन है तो आधा नंबर यू विल स्कोर इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूं, तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है कि मेटल्स की रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अगर देखो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ हमारी एसिड्स की रिएक्शन सॉरी हो रही है, तो एसिड की रिएक्शन जब भी मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रही है, तो हमेशा याद रखो कि रिएक्शन के एंड में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी गैस, सॉल्ट बनेगा और पानी निकलेगा। अब देखो, हमारे पास चाहे मेटल का कार्बोनेट हो, चाहे मेटल का बाइकार्बोनेट हो, देखो देखो, चाहे मेटल का कार्बोनेट, ये मेटल है, ये कार्बोनेट ग्रुप है, तो मेटल कार्बोनेट बोल दिया। ये मेटल बाइकार्बोनेट है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, ठीक है। और मेटल बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों इसी के नाम है, घबराना नहीं है। हमने इसकी रिएक्शन अगर एसिड के साथ करवाई, तो हमारे पास हमेशा एक सॉल्ट बनेगा, हमेशा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और पानी। हमेशा याद रखो, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलनी है। इसमें कभी भी आप ये मत बोलना कि यहां से हाइड्रोजन निकली है, तो ये हाइड्रोजन वाला गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन इसमें नहीं निकल रही, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। कार्बन से ही याद रख लो कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी तो निकलेगा ही, नाल साथ बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, तो जो बेसिस होते हैं वो कभी भी, जो बेसिस होते हैं वो कभी भी मेटल के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते। और मान लो अगर आपको कोई रिएक्शन ऐसी दिखती है, Na2CO3 लिखा है और साथ में लिखा है NaOH, तो बोलेगा कंप्लीट दिस रिएक्शन, तो आप लिखोगे नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, आप ऐसे लिख दोगे। क्योंकि कभी भी जो बेस होता है वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके शो नहीं करता। तो आपको ये याद होना चाहिए। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। और इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।